हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामचंद ट्यूटरिंग। आज मैं आपको एक नया टॉपिक एंड गर्मा गर्म एंड हॉट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंट समझने के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का आपको नॉलेज होगा ना तो अकाउंटिंग करने में और आसानी आपको होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छा से इसको समझिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. This principle ensure that financial statements are accurate, reliable, and consistent, and they also help they provide the common language for financial reporting. इसका मतलब ये होता है ना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब ये होता है, जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम में कुछ मुझे रूल्स या रेगुलेशन हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब एज ए अकाउंटेंट, मान लीजिए मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मैं बैलेंस शीट पीएनएल बनाता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस शीट इन पीएनएल बनाने के टाइम में कुछ अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन का मुझे फॉलो करना पड़ेगा। वही रूल्स एंड रेगुलेशन ही क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, सिंपल सा लैंग्वेज में, ठीक है। फिर से भी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के टाइम में एज ए अकाउंटेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को, वही क्या होता है पता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल एंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट एंड रिलायबल। अगर मान लीजिए हम लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ना, एकदम एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, जिसमें लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। आई होप ये अब टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही है, ठीक है। मतलब सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड, कौन कौन से कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा एक्रूवल प्रिंसिपल। क्या आएगा, एक्रूवल प्रिंसिपल्स। क्या आएगा, एक्रूवल प्रिंसिपल। तो एक्रूवल प्रिंसिपल को मैं एक परफेक्ट एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको एक्रूवल कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से, एक्रूवल प्रिंसिपल्स आपको बढ़िया से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए आप तो पता है ना, आपको पता ही होगा ये कौन है, ये है मिस्टर जेठालाल। ये मिस्टर जेठालाल, और ये पता है ना कौन है, ये है मिस्टर बागा। बागा वही बावड़ी के बागा, बागा। ये कौन है, बावड़ी वाले बागा, ठीक है। पता है ना, मिस्टर बागा जेठालाल के दुकान में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और जेठालाल इनके काम के पेपर में निकाल देते हैं, सैलरी देते हैं। क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। आपको भी पता होगा ना। तो याद है कोविड का टाइम, ठीक है ना, 2021 का टाइम, ये तो कोविड का टाइम था ना। 2021 में क्या था, कोविड था, ठीक है। और मान के चलिए जेठालाल, मिस्टर जेठालाल मिस्टर बागा को हर साल, कब, हर साल जब ईयर एंड होता है ना, तब इनको पूरा साल भर का सैलरी एक ही साथ बागा को देते हैं। ये मान के एजम्पशन लेके चलते हैं हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो मिस्टर जेठालाल है मिस्टर बागा को साल भर का सैलरी एक साथ ही देते हैं। कब पता है, हर साल के एंड में 31 मार्च को। हर साल कब देते हैं, 31 मार्च देते हैं। तो 31 मान लीजिए 31 मार्च 2021 को बागा को क्या मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाला है। तो इस साल हो गया कोविड। क्या हो गया, कोविड हो गया, मान के चलिए, ठीक है। तो इस साल कोविड हो गया, तो जेठालाल बोलते हैं मिस्टर बागा को, भाई इस साल तो धंधा अच्छा से चला नहीं, धंधा मंदा है, तो इस साल मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा, यही जो सैलरी है मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हें दूंगा। कौन बोलते हैं, मिस्टर जेठालाल बोलते हैं मिस्टर बागा को, ठीक है। तो बागा भी समझते हैं कि सेठ जी तो मेरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमेशा हम लोगों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बागा भी समझ जाता है, ठीक है। तो मिस्टर जेठालाल बागा को उस ईयर सैलरी नहीं दे पाए ड्यू टू द कोविड, ठीक है, नहीं दिए, ठीक है। और हर साल मिस्टर बागा को कितना सैलरी देता है पता है, मान के चलिए 10 लाख रुपए सैलरी देता है,
10 लाख रुपीस हर साल मिस्टर जेठा बाघा को सैलरी देते हैं। तो इस ईयर मतलब 2021 31 मार्च 2021 को जेठालाल मिस्टर बाघा को सैलरी नहीं देते। समझ में आया आपको? ठीक है, ये बोलते कि मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो 2021 में हालांकि जेठालाल ने मिस्टर बाघा को सैलरी नहीं दिया, लेकिन अकाउंट्स क्या बोलता पता है कि आई तुम्हारा खर्चा हुआ ना, मिस्टर जेठालाल का क्या हो गया, खर्चा हो गया, क्योंकि बाघा ने मिस्टर जेठालाल के लिए काम कर लिया था। इसलिए क्या हो गया पता है, 10 लाख रुपया का खर्चा जेठालाल के लिए क्या है, फिक्स हो गया था। ठीक है, आइदर वो बाघा को पे करे या ना करे, खर्चा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में, इससे क्या बोलता पता है, एक्रूवल प्रिंसिपल। एक्रूवल प्रिंसिपल यही बोलता है तुम्हारा जब खर्चा हो गया, ठीक है, तुम्हारा जब खर्चा हो गया, आइदर तुम उसको पेमेंट करो या ना करो, उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोलते पता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। समझ में? और मिस्टर बाघा के लिए सुनिए, मिस्टर बाघा हालांकि मिस्टर बाघा को पैसा मिला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा ना, क्योंकि मिस्टर बाघा ने जेठालाल के लिए क्या किया है, काम किया है। ठीक है, तो ये सैलरी के क्या है, हकदार है, लाइबल है। हालांकि इन्हें अभी नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो अभी बाघा को मिला नहीं है, बाघा को सैलरी मिला नहीं है, लेकिन बाघा के लिए इनकम हो चुका है, क्योंकि वो क्या कर लिया, जेठालाल के लिए काम एंड वर्क कर चुके हैं। ठीक है, ये सैलरी के लिए क्या है, लाइबल है। तो बाघा को भी खुद को यही मानना पड़ेगा कि मेरे लिए इनकम हो चुका है। ठीक है, और इसे मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्रूवल प्रिंसिपल। एक्रूवल प्रिंसिपल सिंपल वे में बोला जाए तो ये होता है कि अगर मेरा खर्चा हो गया है, आइदर उसका पेमेंट करूं या ना करूं, ठीक है, वो मेरे लिए क्या होगा, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। और मिस्टर बाघा को इनकम हो चुका है, बट उनको पैसा अभी तक मिला नहीं है, फिर भी मिस्टर बाघा को इनकम शो करना पड़ेगा। इसी प्रिंसिपल्स को बोलते हैं हम लोग एक्रूवल प्रिंसिपल बोलते हैं। समझ में? देखिए, दिस प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बी रिकॉग्नाइज्ड when they are earned or incurred। देखिए, earned और incurred regardless, ये वर्ड देखिए, regardless when the payment is received or made। पेमेंट हुआ हो या चाहे ना हुआ हो, अगर खर्चा हो गया, इनकम हो गया, तो अकाउंट्स बोलता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूवल प्रिंसिपल्स। आई होप अब आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि क्या होता है एक्रूवल प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला आप लोगों के लिए वो होगा आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या होता है गोइंग कंसर्न, एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं, इसको हटा के हम लोग करते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। क्या होता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट नहीं, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा देखिएगा, हाँ, बिजनेस विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, दैट मीन्स अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि बिजनेस अनंत काल तक चलेगा, बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है, हम लोग अभी मान लीजिए हम एक दुकान खोलेंगे, तो ये सोच के थोड़ा ना खोलेंगे कि मुझे ये बंद करना है। तो इसलिए बिजनेस का लाइफ जो होता है ना, वो इनडिफिनिट होता है, मतलब अनंत काल तक चलता है। ठीक है, फोर्सेबल फ्यूचर का मतलब लॉन्ग टाइम तक बिजनेस क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, इट इज एज्यूम डेट, हम लोग ये एज्यूम करते हैं द एंटरप्राइजेस हैज नाइदर इंटेंशन एंड नोर नीड टू लिक्विडेट और वाइंड अप दी ऑपरेशंस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिंपल वे में इसको ये बोला जाता है कि बिजनेस अनंत काल तक चलता है, और बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कि बंद करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट हम लोग कभी बंद करने के लिए नहीं करेंगे, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आई होप अब ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर नेक्स्ट आपका होगा मैचिंग प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अभी भी आपको काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आने वाला है। इसको प्लीज अच्छा से अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। मान लीजिए मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, दिस प्रिंसिपल्स रिक्वायर दैट द एक्सपेंस मैच विद द रेवेन्यूज। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का क्या कमाया, रेवेन्यू कमाया। क्या कमाया, 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया है, तो इसका अगेंस्ट में आप लोग 8 लाख मान लीजिए 50,000 का क्या किए होंगे,
खर्चा भी क्यों होंगे, तभी ये क्या जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। मान लीजिए मेरा एक शॉप है, मैं क्लोज में डील करता हूँ, मान लीजिए मैं क्लोज में डील करता हाल मैं एक साल में, मान लीजिए मैं पूरे साल भर में 10 लाख रुपए का रेवेन्यू मैंने जनरेट किया क्लोज को बेचकर मैंने 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। अगर मैं क्लोज बेचता हूँ तो मुझे पहले क्लोज खरीदना पड़ेगा, मतलब मुझे खर्चा पहले करना पड़ेगा। क्लोज खरीदने का टाइम में मुझे मान लीजिए कैरिंग चार्जेस होगा, कैरियज लगेगा वगैरह, ठीक है, और मुझे और सेलिंग एक्सपेंसेस भी इनकर्ड होगा, ठीक है, सब मिला के, और मुझे सामान मटेरियल तो पहले खरीद के भी लाना पड़ेगा ना, तो मान लीजिए सब मिला के मेरा खर्चा कितना हो गया 8,50,000। उसके अगेंस्ट में मैंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया 10 लाख रुपीज, मतलब मुझे 1,50,000 क्या हो गया, बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा मैचिंग प्रिंसिपल्स यही बोलता है, अगर तुम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया है तो उसके अगेंस्ट में तुम लोगों का कुछ खर्चा भी होना चाहिए। समझ में आया आपको? आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या है। तो देखिए सिंपल वे में क्या लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट द एक्सपेंस बी मैच विद द रेवेन्यू, मतलब खर्चा हमेशा रेवेन्यू को क्या करना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाली है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए कि अकाउंट्स में एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है WDV मेथड, तो डेप्रिसिएशन निकालने में काम आता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक मेथड होता है जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में यूज होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स ये बोलता है ना कि तुम जो मेथड अभी इस अकाउंटिंग ईयर में फॉलो कर रहा है ना, तुम आने वाला भी अकाउंटिंग ईयर में सेम फॉर्मूला फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, क्या रहो, कंसिस्टेंट रहो, मतलब बार बार उसको चेंज मत करो। अकाउंट्स क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस बी कंसिस्टेंट फ्रॉम पीरियड टू द नेक्स्ट। मैंने मान लीजिए 2023 में WDV मेथड फॉलो किया है, तो मुझे 24 में भी वही मेथड फॉलो करना चाहिए, 25 में भी मुझे वही मेथड फॉलो, हमको चेंज करना नहीं चाहिए। ये प्रिंसिपल्स का बोलना ये है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का बोलना ये है। समझ में आया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, कॉन्सेप्ट नहीं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स बोलिए इसको, क्या बोलिए, क्या होगा ये प्रिंसिपल्स, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स क्या होता है, ठीक है। पता है अकाउंट्स क्या बोलते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज आप दिखा सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आप दिखा नहीं सकते बुक। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स यही बोलता है कि जो फ्यूचर में लॉस हो वो आप दिखा दीजिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आप दिखा नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट का सिंपल सा बोलना यही है, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, ये नहीं है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यही बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम लोग आज ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटीसिपेट मतलब पता है ना आपको, मतलब कि लगता है कि आपको फ्यूचर में लॉस या होने वाला या प्रॉफिट होने वाला, एंटीसिपेट करना कि इतना हो सकता है इतना नहीं हो सकता। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, हम लोग कभी भी प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं करेंगे, बट ऑल पॉसिबल लॉसेस का हमेशा एंटीसिपेशन करेंगे। ये प्रिंसिपल यही बताता है हम लोगों को, ठीक है। रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस इन द बुक्स, देखिए जितना लॉसेस होगा हम लोग, मान लीजिए फ्यूचर में होने वाला लॉस है, लेकिन उसको आज ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ना कि फ्यूचर में मुझे 10 लाख का लॉस होने वाला है बिजनेस में, ठीक है, तो मैं उस लॉस को आज ही बुक कर सकता हूँ, अपने बुक्स में दिखा सकता हूँ, बट अनसर्टेन प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होने वाला या हो सकती है, तो वो प्रिंसिपल वो मैं प्रॉफिट आज रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। एग्जांपल प्रोविजन फॉर बेड डेट, ठीक है। देखिए मैंने बेड डेट बताया था कि इतना पैसा डूब सकता है, ठीक है, फ्यूचर में इतना पैसा डूब सकता है मेरा, तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होने वाला ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये एग्जांपल है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल होता है कि आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सॉरी मैं छूट गया मेरा एक। नेक्स्ट आपका होने वाला है कि कंसिस्टेंसी मैंने बता दिया था, फिर मैंने कंजर्वेटिज्म बता दिया, फिर मेटेरियलिटी एक प्रिंसिपल छूटा था, मेटेरियलिटी एक प्रिंसिपल छूट गया था, मैं ये बता देता हूँ।
देखिए ये प्रिंसिपल्स क्या बताएगा आपको, बताता है दिस प्रिंसिपल state that only significant or material items need to be reported in the financial statement। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम में हम लोगों को मतलब जो नेसेसरी है, जो नेसेसरी आइटम्स या रिकॉर्ड्स को दिखाना चाहिए, अननेसेसरी आइटम्स या रिकॉर्ड्स को दिखाना नहीं चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का टाइम में। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्या लिखा है मेटरनिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है, फिर से एक बार देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट को यही बताता है, ये कॉन्सेप्ट आपको ये मेटरनिटी प्रिंसिपल्स आपको यही बताता है कि दिस प्रिंसिपल्स, मैं बार बार कॉन्सेप्ट बोला, हालांकि कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल्स है। क्या है, प्रिंसिपल्स है। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनली सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल आइटम्स नीड टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को दिखाना चाहिए जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए तब। ठीक है, अब ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और accompanying notes even if may not directly impact the financial results। मतलब इसमें फुल डिस्क्लोजर मतलब छोटा छोटा फैक्ट भी हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम में दिखाना चाहिए। ठीक है, हालांकि उतना रिलेवेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट बोलते थोड़ा बहुत दिखा देना चाहिए जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा भी मिसमैच या गलती ना निकले। ठीक है, ये मतलब ये बोलता है दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्ड ऑल रिलेवेंट, मतलब ऐसा अननेसेसरी नहीं, जो रिलेवेंट है, ठीक है, जिसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते उसको दिखा देना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑल रिलेवेंट, जितना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और accompanying notes even if may not directly impact the financial result। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आने वाले वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो आपको और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइस लाइक, कमेंट, share and subscribe to our channel।